आई वेलकम ऑल माय पार्टिसिपेंट्स। कृपया चैट पे कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है और मेरी पीपीटी आपको विजिबल है। प्लीज कंफर्म ओवर चैट दैट आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू and my PPT is visible to all of you, my dear friends, so that I can start the session now. Okay. तो सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। आपको आपके उज्जवल बैंकिंग भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। और साथियों, खूब लगन से, मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से बैंक में कार्यरत रहें और सफलता की ऊंचाइयां छुएं। इसी मनोकामना के साथ, शुभाशीष शब्दों के साथ, मैं अजीत मल्होत्रा आज का सेशन प्रारंभ करता हूं। आरबीआई एक्ट 1934, बीआर एक्ट 1949। तो साथियों, आप सब इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जेआईबी, सीआईबी, और अपने बैंकिंग नॉलेज भी आप सभी को है। 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, एनेक्ट हुआ और केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। स्टैब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई, जो कि सेंट्रल बैंक है, हमारा रेगुलेटर है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है आरबीआई एक्ट के? रेगुलेट इशुएंस ऑफ बैंक नोट, हम सब जानते हैं। देश में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करना, एंड एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड द बैंकर टू द बैंक्स। ये हमारा रेगुलेटर है। हम बात कर रहे हैं आरबीआई एक्ट की, जो साथियों ने अभी किया है ज्वाइन। हम बात पहले कर रहे हैं आरबीआई एक्ट 1934 की, विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। रेगुलेट इशुएंस ऑफ बैंक नोट्स, मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ऑपरेट करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर टू द बैंक्स। इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं एग्जाम को अगर हम फोकस करके बात करते हैं, आरबीआई बॉडी कॉरपोरेट स्टैब्लिश हुआ था। सेक्शन 17 है जो आरबीआई का बिजनेस बताता है। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, परचेज और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, मैनेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड लेंड टू द बैंक्स। ये आरबीआई के सेक्शन 3 है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई एज बॉडी कॉर्पोरेट। सेक्शन 17 है, आरबीआई कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, परचेज सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिस्काउंट बिल, मैनेज फॉरेन एक्सचेंज एंड लेंड टू बैंक्स। सेक्शन 20 है, ओब्लिगेशन क्या है आरबीआई की? कंडक्ट गवर्नमेंट बैंकिंग बिजनेस। सेक्शन 21, राइट्स ऑफ आरबीआई, मैनेज गवर्नमेंट बैंक अकाउंट्स। सेक्शन 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इशूइंग अथॉरिटी। आरबीआई हैज अ सोल अथॉरिटी, सिर्फ आरबीआई के पास अथॉरिटी है टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया एक्सेप्ट ₹1 नोट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रश्न आते रहे हैं कि ₹1 का नोट कौन इशू करता है? सरकार करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और बाकी जो नोट है वो आरबीआई इशू करता है। ये हमारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं अब। सेक्शन 24, डी डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स। मैक्सिमम डिनोमिनेशन अलाउड है 10,000 थ्रू दो विड्रॉन। मगर अभी भी आरबीआई एक्ट में जो अधिकतम जो डिनोमिनेशन है वो 10,000 की है। नोट्स इशू बाय आरबीआई आर लीगल टेंडर, ये भी हम सब जानते हैं। सेक्शन 42 CRR empowers आरबीआई टू प्रिस्क्राइब सीआरआर फॉर द शेड्यूल्ड बैंक्स। मिनिमम मैक्सिमम अभी कितनी है आपको पता होना चाहिए, आगे भी हम बात करेंगे। सीआरआर इज मेंटेन विद द आरबीआई इन कैश ओनली। क्या कंपोनेंट्स हैं ये भी हम सबको डेफिनेशन पता ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। 45B, 45NB, NBFC रेगुलेशंस हैं आरबीआई एक्ट की। रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस एनबीएफसीज। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 41 45 1A इज मैंडेटरी। कोई भी एनबीएफसी है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 45 1A। आरबीआई इज मेजर फंक्शंस अंडर द एक्ट: issuer of the currency, banker to the government, controller of credit, regulator for the banks,
रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स। हम सब रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका अब नाम हो गया है रेगुलेटेड एंटिटी। तो रेगुलेटेड एंटिटी मतलब जो रेगुलेट की जाती है किनके द्वारा? आरबीआई द्वारा। तो आरबीआई हमारा रेगुलेटर हो गया। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ये सब आरबीआई के मेजर फंक्शंस हैं। अमेंडमेंट कब कब हुई, क्या हुई? 2006 में इंट्रोडक्शन ऑफ एमपीसी स्ट्रक्चर लेटर अडॉप्टेड अंडर आरबीआई अमेंडेड एक्ट 2016। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इंट्रोड्यूस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये हुई है 2006 में अमेंडमेंट आई है। और जो नाम आया है 2016 में एमपीसी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अब हम बात करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात करी थी आरबीआई एक्ट की, अब हम बात कर रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। 1949, एनेक्टेड 1949। ओरिजिनल नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट। हालांकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट न भी हो, फिर भी आप सबको पता होना चाहिए कि जो इसका पहला नाम था वो था बैंकिंग कंपनीज एक्ट। रीनेम हुआ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सभी बैंकिंग कंपनीज पे अप्लाई होता है, सभी बैंकिंग कंपनीज पे अप्लाई होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स फ्रॉम 1966 विद सम एक्सेप्शंस, ये भी हमारे पता होना चाहिए हम सबको, साथियों को। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बी आर एक्ट के। बी आर एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये भी हम सबको पता होना चाहिए। टू रेगुलेट बैंकिंग कंपनीज, टू एंश्योर soundness, liquidity, and discipline in banking, and to safeguard interest of the depositor। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, जिनकी हम कर रहे हैं बात। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये प्रश्न आ सकता है, इट अप्लाइज टू, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द कंट्री, ये सभी देश में, पूरे देश में लागू है, ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न आ सकता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सेक्शन 5B, बैंकिंग, accepting deposit for lending or investment, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft order or otherwise। ऐसी कैसी डेफिनेशन आप में से सभी को याद होगी, पता भी होनी चाहिए। और 5C है बैंकिंग कंपनी के रिगार्डिंग एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। डेफिनेशन डिटेल में आप एक्ट देख लें, अपने बैंक के सर्कुलर्स देख लें। 5C बैंकिंग कंपनी, और 5B है बैंकर के काम क्या है, accepting deposits for lending or investment, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft order or otherwise। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के और आगे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस परमिटेड टू द बैंक्स, सेक्शन 6। क्या है? लेंडिंग, बोरोइंग, गारंटी, एलसी बिजनेस जिसको हम कहते हैं नॉन फंड बेस्ड बिजनेस, रेमिटेंसेस, कलेक्शंस, फॉरेक्स बिजनेस, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, इंश्योरेंस एजेंसी विद अप्रूवल ऑफ। यूज ऑफ बैंक वर्ड, सेक्शन 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बैंकिंग नॉलेज के लिए भी, और मैं मानता हूं सभी को पता होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओनली कंपनीज डूइंग बैंकिंग बिजनेस कैन यूज बैंक, बैंकर और बैंकिंग। बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी नाम आता है, तो यूज ऑफ वर्ड बैंक वही यूज कर सकते हैं। सेक्शन 8 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग। Banks are prohibited from buying, selling goods except in connection with realization of security, engaging directly in trade। ये बैंक के लिए प्रोहिबिट है, मना है। सेक्शन 11 जो है वो बताता है मिनिमम, और मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व्स के बारे में हमें बताता है।
सेक्शन 11 की हम बात कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब्स मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स फॉर द बैंक्स। यहां पे आप नोट कर सकते हैं साथियों, जो मेरे 58 साथी हैं, आप नोट कर सकते हैं, पीपीटी में नहीं है। डोमेस्टिक बैंक के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग है, वो है 5 लाख। आप लिख सकते हैं मेरे साथी। मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व जो है, पेड अप कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, फॉर डोमेस्टिक बैंक्स मिनिमम 5 लैक्स है, फॉरेन बैंक्स है 15 लाख, 20 लाख फॉर बिजनेस इन मुंबई और कलकत्ता। बहुत ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, आ भी सकते हैं क्वेश्चन ये। हम सेक्शन 11 की बात कर रहे हैं, मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स। डोमेस्टिक बैंक के लिए 5 लाख है, फॉरेन बैंक्स के लिए 15 लाख है, और फॉरेन बैंक्स 20 लाख है फॉर बिजनेस इन मुंबई एंड और कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 17 की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 17 की हम बात करें, स्टेचुरी रिजर्व फंड, SRF। स्टेचुरी रिजर्व फंड की हम बात कर रहे हैं। एवरी बैंक मस्ट ट्रांसफर 20% of its profit to SRF annually, now replaced by transfer of reserve policy as per RBI guidelines। और ये जो है, कब ट्रांसफर होना होता है? जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है वो है 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट की। एंड आरबीआई इज डायरेक्टेड बैंक्स, आप नोट कर लीजिए, टू ट्रांसफर नॉट लेस देन 25। एनी हाउ आप इसी को मान के चलिए, एवरी बैंक मस्ट ट्रांसफर 25%, 20% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट टू SRF, दैट इज स्टेचुरी रिजर्व फंड, एनुअली। ठीक है, ये ट्रांसफर करना है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 18 की बात कर रहे हैं। CRR फॉर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। CRR, कैश रिजर्व रेशो, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स must maintain 3% of demand and time liabilities by way of cash reserves with itself or by way of balance in a current account with RBI। ये जो स्लाइड है साथियों, आप नोट कर लीजिए जितने मेरे साथी हैं। सेक्शन 18 है CRR फॉर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स मस्ट मेंटेन CRR 3% ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं, restriction on loans and advances. Banks cannot give loans to their directors, firms in which directors hold substantial interest। आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, जितने भी मेरे साथी हैं मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अपने बैंक की क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को पढ़ लीजिए। अपने बैंक की क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को पढ़ लीजिए। क्रेडिट पॉलिसी में गाइडलाइंस दी हुई हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, शुरू में ही चैप्टर्स होते हैं। और ये चैप्टर्स 0 to 1 या 4 to 5, किसी भी लेवल में, हर लेवल में क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं बार बार कहता हूं, आपकी बैंकिंग नॉलेज के लिए प्राथमिकता दें। द प्राइमरी इज योर बैंकिंग नॉलेज, एंड आई से एग्जामिनेशन पर्पज इज इवन सेकेंडरी। पहली प्राथमिकता है कि आप एक स्मार्ट सूझबूझ वाले बैंकर बने। सेक्शन 21, पावर ऑफ आरबीआई, मार्जिन, इंटरेस्ट रेट, पर्पस ऑफ लोन, क्रेडिट लिमिट्स। मार्जिन, कंट्रोल एडवांसेस, मार्जिन्स, इंटरेस्ट रेट्स, पर्पस ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट लिमिट्स। सेक्शन 22 की हम बात करते हैं, लाइसेंस टू द बैंक्स। नो कंपनी कैन कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस विदाउट आरबीआई लाइसेंस। ये है सेक्शन 22। सेक्शन 23 की हम बात करते हैं, ये ब्रांच बैंकिंग के बारे में है, ब्रांच लाइसेंसिंग के बारे में है। ओपनिंग, क्लोजिंग, शिफ्टिंग ऑफ ब्रांचेस रिक्वायर्स आरबीआई परमिशन। सेक्शन 24, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, SLR रिक्वायरमेंट, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। डेफिनेशन आप सबको पता है, मैं फिर आपको बता दूं, जो साथी नोट कर सकते हैं, वैसे तो आपको पता है।
अमाउंट टू द क्रेडिट ऑफ एनी अकाउंट इन इंडिया विद अ बैंकिंग कंपनी विच हैज नॉट बीन ऑपरेटेड अपॉन, ये है अब हमारा जो एसएलआर की है। एवरी बैंक हैज टू मेंटेन लिक्विड एसेट्स इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, set percentage of its total demand and time liabilities in India as on last Friday of the second preceding fortnight. You all know minimum SLR as per RBI discretion is now. मिनिमम एसएलआर को साथी चैट पे लिख के बता सकते हैं मिनिमम एसएलआर कितनी है अभी? मेरे ख्याल में आप सभी को मालूम है। ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, बिल्कुल ठीक है 18, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया आप सबको पता है, गुड। 18 है। और मैक्सिमम कितनी है एक बार कुछ साथी जरा टाइप करके बता दें। मिनिमम तो 18 हो गई, मैक्सिमम कितनी है? 18 से 40, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, बिल्कुल 18 से 40 है। ठीक है। तो ये हमारा जो है सेक्शन 24 साथियों, CRR SLR की डेफिनेशन, डिमांड टाइम लाइबिलिटीज की डेफिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट एक सूत्र आपको दे दूं, आदत डाल लीजिए, शॉर्ट में बता रहा हूं, समय कम है। आदत डालिए, डेली कम से कम दिन में एक बार आरबीआई की साइट खोलिए अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने बैंक के कंप्यूटर पे। उसके होम पेज पे जाइए, लेफ्ट में, लेफ्ट में पॉलिसी रेट्स और एसएलआर सीआरआर ये सारी चीजें दी हुई हैं, आपके बहुत काम की हैं। आप जब दिन प्रतिदिन इसको पढ़ना शुरू करेंगे आप समझ जाएंगे और आपको बैंकिंग नॉलेज में परफेक्ट आप लोग हो जाएंगे। दूसरा, आपके एग्जाम हो या ना हो छोड़ दीजिए, एक आदत बनाइए कि एक इकोनॉमिक पेपर आपने, फाइनेंशियल पेपर आपने डेली पढ़ना है। नहीं पढ़ पाते तो संडे और मंडे मंगा लीजिए, आपकी बैंकिंग नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मैं अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस से माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं कि आरबीआई की साइट को डेली पढ़ना शुरू करें। और फाइनेंशियल न्यूज़पेपर अगर डेली नहीं पढ़ सकते या मंगवा सकते, कम से कम संडे और मंडे को जरूर मंगाएं। इट विल ऐड टू योर बैंकिंग नॉलेज। आगे बढ़ते हैं साथियों। सेक्शन 26 रिटर्न ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट, वी ऑल नो, और इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं, आप सबको पता है। 26 जो है इट इज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट। सेक्शन 26 रिटर्न ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट्स, बैंक मस्ट सबमिट डिटेल्स ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट एवरी ईयर टू आरबीआई। और कब होती है जमा, कब देनी है रिपोर्ट? बैंक को हर साल देनी है आरबीआई को रिपोर्ट। क्या उसकी व्हाट इज द टाइम लिमिट? 31 मार्च को साल खत्म हो गया, कब देनी है रिपोर्ट? क्या मार्च अप्रैल वाली है ये, या कैलेंडर ईयर वाली है? यस माय डियर फ्रेंड्स, हम कह रहे हैं सेक्शन 26 इज रिटर्न ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट्स एवरी ईयर टू आरबीआई। यस। इज इट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर? यस। सिंधु कुशवाहा ने सही आंसर दिया, आई अप्रिशिएट माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होगा मैं मान के चल रहा हूं। ऐसा साथियों, कैलेंडर ईयर की बात है। और एक बात ध्यान कर लीजिए, एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद इन 30 days ऑफ क्लोज ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, विद इन 30 days ऑफ क्लोज ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, विद इन 30 days कैलेंडर ईयर की बात है। आगे बढ़ते हैं। 29 31 अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करते हैं। 29 से जो 31 की बात है, अकाउंट के ऑडिट की हम बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट फॉर्म ए, ऑडिट बाय क्वालिफाइड ऑडिटर्स, सबमिशन टू आरबीआई। सेक्शन 35 पावर ऑफ इंस्पेक्शन, आरबीआई के इंस्पेक्ट एनी टाइम, हम सबको पता है साथियों। सर लास्ट लास्ट स्लाइड प्लीज सर, लास्ट स्लाइड। मेरा आपसे निवेदन है, जो लिखना है चैट पे बोलिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड, इट डिस्टर्ब्स एवरीबॉडी जब आप बोलते हैं, इट डिस्टर्ब्स एवरीबॉडी। सेक्शन 29 से 31 जो है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है, फॉर्म ए। डिटेल सारी दी हैं आपके सर्कुलर्स में, पॉलिसी में। ऑडिट बाय क्वालिफाइड ऑडिटर्स एंड सबमिशन टू आरबीआई। सेक्शन 35 ऑफ आरबीआई, पावर टू इंस्पेक्ट, एंड आरबीआई कैन इंस्पेक्ट बैंक्स एट एनी टाइम, एनी बैंक एनी टाइम। सेक्शन 36 आरबीएस पावर, इशू डायरेक्शंस, रिमूव मैनेजरियल पर्संस, अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स। यहां पे दो चीजें मैं आपको बता दूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। आरबीआई के डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और बाकी डायरेक्टर्स कितने पूरे डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन हैं, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है आरबीआई का मैनेजमेंट का, ये क्वेश्चन आता है, संभावित नहीं है, आएगा। नंबर टू,
आरबीआई जो डायरेक्शंस इशू करता है, फिर बताऊंगा, आरबीआई की साइट खोलिए और आपको होम पेज में मास्टर डायरेक्शंस मिलेंगे। धीरे धीरे पढ़ना चालू करिए, आप आदत डेवलप करिए, आपको बैंकिंग नॉलेज में आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। तो सेक्शन 36 आरबीआई की पावर है, इशू डायरेक्शंस, रिमूव मैनेजरियल पर्संस, अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स, ये आरबीआई की पावर है। और आरबीआई का स्ट्रक्चर भी आप पढ़ लीजिए, और ये एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। 1 मिनट, हाँ। अब अगला सेक्शन है हमारा, सेक्शन 45, मोरेटोरियम। आरबीआई कैन अप्लाई फॉर मोरेटोरियम इन पब्लिक इंटरेस्ट। पेनल्टीज फॉर वायलेशंस ऑफ प्रोविजंस, पेनल्टीज कैन, आप, लाखों में आरबीआई पेनल्टी लगाता है, लाखों में। तो मैं आपसे फिर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं, मे नॉट बी इंपॉर्टेंट एज फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपके रीजनल ऑफिस से, आपके सर्कल ऑफिस से, जोनल ऑफिस से, हेड ऑफिस से जो डायरेक्शंस आ रही हैं, और जो स्टेटमेंट या जो डेटा सबमिट करने को कह रहे हैं, उसको सर्वोपरि प्राथमिकता दें, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दें। क्योंकि आपके बैंक ने वो सबमिट करना है, इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है आरबीआई को। अगर डिले हो जाती है इन रिपोर्टिंग, नंबर वन, नंबर टू, inappropriate reporting, incorrect reporting, RBI can impose very heavy penalty on the banks। आगे बढ़ते हैं। की अमेंडमेंट्स क्या है हमारे बीआर एक्ट में? 2020, स्ट्रेंथन्ड कंट्रोल ऑफ आरबीआई ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स, empowered आरबीआई टू restructure the boards, makes supersession and issue direction similar to commercial banks। ये आई है कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट कंपैरिजन फॉर एग्जाम्स, आरबीआई एक्ट और बीआर एक्ट के हम कंपैरिजन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है साथियों, और आपको इसके विषय में पता भी होना चाहिए। हम एक कंपैरिजन हम कर रहे हैं आरबीआई एक्ट का और बीआर एक्ट का। पर्पस, स्टैब्लिश आरबीआई एंड रेगुलेट करेंसी मॉनेटरी सिस्टम, ये है आरबीआई एक्ट का। रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज, बीआर एक्ट का। आरबीआई रेगुलेट, आरबीआई रेगुलेटर है, बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करता है। और बीआर एक्ट से बैंक्स रेगुलेट होते हैं, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, फ्रॉम 1966। सीआरआर की हम बात करते हैं, सेक्शन 42 आरबीआई एक्ट, सेक्शन 18 नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, बीआर एक्ट। एसएलआर नॉट इन आरबीआई एक्ट, एसएलआर इज इन सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट, आप सबको पता है। आरबीआई एक्ट में लाइसेंसिंग कवर्ड नहीं है, वो बीआर एक्ट के सेक्शन 22 में कवर्ड है। नोट इश्यू अथॉरिटी आरबीआई के सेक्शन 22 के अंतर्गत, जो बीआर एक्ट में नहीं है। इंस्पेक्शन आरबीआई एक्ट 35A के अनुसार जनरल पावर्स आरबीआई को है एनी बैंक एनी टाइम इंस्पेक्शन की, और बीआर एक्ट में है सेक्शन 35 की। साथियों, मैं आपसे अभी 5 मिनट में और लूंगा, और थोड़ा सा आपको सीआरआर और एसएलआर के बारे में पता होना चाहिए आपको। और कुछ जो इंपॉर्टेंट जो हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको कुछ कंपैरिजन तो हमने अभी इसमें दिया दिया हुआ है। आरबीआई एक्ट के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेचुरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, बायबैक ऑफ सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। साथियों मेरी बात ध्यान से सुनिए, और जो साथी नोट कर पाते हैं वो नोट कर लीजिए। बायबैक ऑफ सीडीज आरबीआई एक्ट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। इशूइंग बैंक्स आर परमिटेड टू बाय बैक सीडीज बिफोर मैच्योरिटी। ये संभावित प्रश्न है। इशूइंग बैंक्स कैन बाय बैक देयर सीडीज, कंडीशन 3 है, 7 दिन के भीतर ही। बायबैक ऑफ सीडी कैन ओनली बी मेड ओनली 7 days आफ्टर द इशू ऑफ सीडी, 7 दिन के बाद, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? मेड टू ऑल इन्वेस्टर्स इन अ पर्टिकुलर सीडी इशू ऑन आइडेंटिकल टर्म्स एंड कंडीशन। इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है एक्सेप्ट और रिजेक्ट बायबैक की। बायबैक ऑफ सीडी शैल बी एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आरबीआई के एक्ट के अंतर्गत
बायबैक ऑफ सीडीज जो है, इशूइंग बैंक कैन बायबैक देयर ओन सीडीज। कुछ मैं टिप्स आपको देते जा रहा हूं। रिस्ट्रिक्शन और लोन्स एंड एडवांसेस बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। बैंक के सीएमडी, बैंक के डायरेक्टर्स, दूसरे बैंक के डायरेक्टर्स को आप कितना लोन दे सकते हैं और किससे परमिशन आपने लेनी है, ये बातें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल नो लोन्स एडवांसेस शैल बी ग्रांटेड फॉर सेटिंग अप न्यू यूनिट्स कंज्यूमिंग प्रोड्यूसिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। बहुत क्वेश्चन आया हुआ है ये आरबीआई एक्ट में है। स्टेचुरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस में ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के रिगार्डिंग आपने कोई भी एडवांस नहीं करना है। Granting of loans and advances to senior officers of the bank, scale 4 and above, and their relatives, आपके बैंक की गाइडलाइंस हैं, उनको आपने पढ़ना। और ये कहाँ मिलेंगी आपको? आपके बैंक की क्रेडिट पॉलिसी में मिलेंगी। और विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड और विदाउट द नॉलेज ऑफ द बोर्ड, नो लोन्स एंड एडवांसेस शुड बी ग्रांटेड टू रिलेटिव्स ऑफ द बैंक्स चेयरमैन एंड एमडी और अदर डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड एमडी। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये आप लोगों को जरूर मालूम होनी चाहिए। जो आरबीआई एक्ट के अंतर्गत बैंकिंग को, बैंकर्स को लोन एडवांसेस में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है बैंक को, ये आप सबको साथियों पता होना चाहिए। तो अभी समय हमारा समाप्त हो रहा है, आगे क्लास स्टार्ट होनी है। आपने हर हाल में अपनी मंजिल को पाना है। मेहनत तो साथियों खूब करनी पड़ेगी, कस्टमर सर्विस अच्छी करिए और साथ में एक सूझबूझ वाले बैंकर बनिए। निष्ठा और ईमानदारी बहुत जरूरी है। आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बैंकिंग कैरियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। नमस्कार साथियों, इस सेशन को मैं विराम देता हूं। आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि और गुड नाइट।